नमस्कार और स्वागत है। आज हम एलन मस्क के उस हालिया इंटरव्यू की गहराई में उतरेंगे जो हुआ तो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, लेकिन बातें हुई पूरी मानवता और भविष्य की। हमारे पास इंटरव्यू की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है और हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि मस्क के लिए सोशल मीडिया, कार, रॉकेट और एआई ये सब अलग अलग बिजनेस हैं या फिर किसी एक बहुत बड़े पजल के टुकड़े हैं। हाँ, और यही बात इस इंटरव्यू को खास बनाती है। ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च या बिजनेस मीटिंग नहीं थी। ये भविष्य के बारे में आप कह सकते हैं कि एक दार्शनिक बातचीत थी। ऐसा लगा जैसे हम किसी सीईओ से नहीं बल्कि किसी भविष्यवेता से बात सुन रहे हैं, जहाँ काम के भविष्य से लेकर जीवन के अर्थ तक पर चर्चा हो रही थी। तो ये बस टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच की बात है। बिल्कुल। तो चलिए उसी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्स से, जिसे हम सब ट्विटर के नाम से बेहतर जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि उन्होंने ट्विटर खरीदा ही क्यों। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्हें लगा कि प्लेटफॉर्म सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड होने की वजह से एक अत्यधिक वामपंथी यानी फार लेफ्ट नजरिए की तरफ झुक गया था। और उनका जो बताया गया मकसद था वो था प्लेटफॉर्म को राजनीतिक रूप से संतुलित और मध्यमार्गी बनाना। उनका तर्क ये था कि प्लेटफॉर्म को हर देश के कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे आगे जाकर किसी एक विचारधारा को मतलब सेंसर या प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू में उन्होंने इसे फ्री स्पीच के नजरिए से पेश किया कि सभी आवाजों को जगह मिलनी चाहिए जब तक वो कानून के दायरे में है। लेकिन मध्यमार्गी या सेंट्रिस्ट का मतलब भी तो हर देश में अलग होता है। भारत का सेंटर अमेरिका के सेंटर से बहुत अलग है। क्या इंटरव्यू में इस पर कोई चर्चा हुई कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म इस चुनौती से कैसे निपट सकता है, क्योंकि जो एक देश में सामान्य बात है वो दूसरे में विवादित हो सकती है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, लेकिन इंटरव्यू इस पर ज़्यादा गहराई में नहीं गया। मस्क का नज़रिया काफ़ी हद तक अमेरिकी फर्स्ट अमेंडमेंट की सोच से प्रभावित लगता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की आज़ादी पर जोर है। उनका मॉडल कंट्री लेवल मॉडरेशन का है, यानी जो भारत में गैर कानूनी है वो यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन शायद अमेरिका में दिखेगा। पर जैसा आपने कहा, सांस्कृतिक बारीकियों को एक एल्गोरिदम कैसे समझेगा, ये एक अनसुलझा सवाल है। और मुझे ये बात सबसे हैरान करने वाली लगी कि वो एक्स को सिर्फ टेक्स्ट से आगे देख रहे हैं। उनका विजन तो वीडियो, ऑडियो और एआई को लेकर कुछ और ही है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक्स को एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म के तौर पे नहीं देखते। उनका मानना है कि भविष्य का ज्यादातर कम्युनिकेशन रियल टाइम वीडियो के जरिए होगा। इसीलिए वो एक्स में ऑडियो वीडियो कॉल्स, लाइव वीडियो और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसी चीजें जोड़ रहे हैं। सोचिए, आप हिंदी में बोल रहे हैं और जापान में कोई उसे रियल टाइम में जापानी में सुन रहा है। ये तो भाषा की दीवार को गिराने जैसा है। इसके पीछे उनकी बड़ी सोच क्या है? ये सिर्फ एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश है या कुछ और? ये सुपर ऐप से कहीं आगे की बात है। वो इसे सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाने का एक जरिया मानते हैं। उनका मानना है कि अगर हम भाषा और भूगोल की बाधाओं को हटा दें तो मानवता एक दूसरे के विचारों को ज्यादा गहराई से समझ पाएगी। ये एक तरह से पूरी दुनिया को एक सिंगल ग्लोबल टाउन स्क्वायर में बदलने जैसा है, जहां सब एक दूसरे से सीधे बात कर सकें। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर पूरी दुनिया की चेतना एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो उस प्लेटफॉर्म का कंट्रोलर कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की जगह एक नए तरह का ग्रुप थिंक भी तो पैदा कर सकता है। निश्चित रूप से ये उस विजन का दूसरा पहलू है जिस पर मस्क ज्यादा बात नहीं करते। शक्ति का इतना केंद्रीकरण बहुत खतरनाक हो सकता है। किसका विचार प्रमोट होगा, किसका नहीं, ये कुछ लोगों या एल्गोरिदम के हाथ में आ जाएगा। तो एक तरफ ये मानवता को जोड़ने का एक जबरदस्त टूल हो सकता है और दूसरी तरफ मैनिपुलेशन का भी। इंटरव्यू में उनका फोकस पॉजिटिव साइड पर ही था। तो अगर एक्स हमारे दिमाग को एक दूसरे से जोड़ रहा है तो लगता है कि टेस्ला और ऑप्टिमस हमारे शरीर को मेहनत से आजाद करने के लिए हैं। काम के भविष्य को लेकर उनकी जो भविष्यवाणी है वो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है कि 10-15 साल में काम करना वैकल्पिक होगा। हाँ, और ये इंटरव्यू का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। उनका तर्क एआई और रोबोटिक्स की तेजी से बढ़ती क्षमता पर आधारित है। वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो एक रोबोट इंसान से बेहतर नहीं कर सकता, और उस दुनिया में हमें अपनी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यूनिवर्सल हाई इनकम शब्द का इस्तेमाल किया। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई से कैसे अलग है? यूबीआई की बात तो काफी समय से हो रही है। ये यूबीआई से इस मायने में बहुत अलग है कि यूबीआई एक सेफ्टी नेट है, एक न्यूनतम आय ताकि लोग गुजारा कर सकें।
जबकि मस्क एक पोस्ट स्कार्सिटी यानी अभाव मुक्त दुनिया की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि एआई और रोबोट्स इतनी ज्यादा संपत्ति और सेवाएं पैदा करेंगे कि आय का मतलब ही बदल जाएगा। ये सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं, बल्कि हर किसी के लिए लगभग असीमित संसाधनों तक पहुंच होगी। आप जो कुछ भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा। और वो इस भविष्य को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपनी कंपनियों के जरिए बना भी रहे हैं। हम टेस्ला को एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि टेस्ला असल में एक रियल वर्ल्ड एआई और रोबोटिक्स कंपनी है। बिल्कुल, उनकी सेल्फ ड्राइविंग कारें असल में पहियों पर लगे रोबोट हैं जो दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल यानी इंसानों से भरी सड़कों पर नेविगेट करना सीख रहे हैं। इससे जो डेटा और एआई बनता है, वही एआई उनके ऑप्टिमिस्ट रोबोट को शक्ति देगा। उन्होंने दावा किया कि ऑप्टिमिस्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले साल तक शुरू हो सकता है और वो हर घर में एक पर्सनल हेल्पर बन सकता है जो आपके लिए खाना बनाएगा, घर साफ करेगा या फैक्ट्री में काम करेगा। और इन सब को जोड़ता है स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। मुझे ये दिलचस्प लगा कि उन्होंने साफ किया कि स्टारलिंक का मकसद शहरों में जियो या एयरटेल से मुकाबला करना नहीं है। हाँ, उनका फोकस बहुत क्लियर है। स्टारलिंक, जो कि धरती की निचली कक्षा में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है, उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां इंटरनेट नहीं है या भरोसेमंद नहीं है, यानी ग्रामीण इलाके, दूर दराज के क्षेत्र और सबसे जरूरी आपदाग्रस्त इलाके। उन्होंने बताया कि जब बाढ़, भूकंप या तूफान में जमीन पर लगे टावर बह जाते हैं, तब भी स्टारलिंक काम करता रहता है क्योंकि वो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, एक्स के जरिए वैश्विक संवाद, टेस्ला और ऑप्टिमिस्ट के जरिए शारीरिक श्रम का अंत और स्टारलिंक के जरिए दुनिया के हर कोने तक कनेक्टिविटी, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरह लगता है। लेकिन सवाल यह है कि सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? मस्क इस सामूहिक चेतना को इतना महत्व क्यों देते हैं? और यहीं पर इंटरव्यू बिजनेस और टेक्नोलॉजी से निकलकर दर्शन शास्त्र में चला जाता है। उनका जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि मानवता का लक्ष्य चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार करना होना चाहिए। ऐसा करके ही हम ब्रह्मांड की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और तभी हम जीवन के अर्थ जैसे बड़े सवालों के सही सवाल पूछना सीख पाएंगे। सही सवाल पूछना, इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने डगलस एडम्स की मशहूर किताब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का उदाहरण दिया। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर लाखों साल लगाकर जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब खोजता है और जवाब आता है 42। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि असल सवाल क्या था जिसके लिए ये जवाब है। मस्क के लिए टेक्नोलॉजी और सामूहिक चेतना का विस्तार उस सही सवाल को खोजने का एक तरीका है। हम अभी जवाब खोजने की जल्दी में हैं, जबकि हमें शायद अभी सवाल ही ठीक से नहीं पता। और इसी दार्शनिक सोच का एक और पहलू है सिमुलेशन थ्योरी, जिस पर वो अक्सर बात करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने फिर कहा कि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये थ्योरी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उनका जो पोंग वाला तर्क है वो सोचने पे मजबूर जरूर कर देता है। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 रेक्टेंगल और 1 स्क्वायर। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जिसमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की ये रफ्तार बनी रहती है तो कुछ ही दशकों या सदियों में ऐसे गेम्स बनाना संभव होगा जिन्हें वास्तविकता से अलग नहीं किया जा सकेगा। तो अगर ऐसी लाखों करोड़ों सिमुलेशन बन सकती हैं, तो इस बात की क्या संभावना है कि हम उन लाखों करोड़ों में से एक नहीं बल्कि अकेली बेस रियलिटी में है? सांख्यिकीय रूप से ये लगभग असंभव है। ये वाकई एक हैरान करने वाला विचार है। और उन्होंने इससे जुड़ा एक और सिद्धांत बताया कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। ये तो और भी अजीब है। इसके पीछे का तर्क भी बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि हम इंसान भी जब सिमुलेशन चलाते हैं तो उबाऊ सिमुलेशंस को बंद कर देते हैं। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग के लिए उन सिमुलेशंस पर ज्यादा ध्यान देती है जहां कुछ अजीब या अप्रत्याशित होता है, क्योंकि सामान्य ड्राइविंग का डेटा तो असल दुनिया में बहुत है। तो उनका मानना है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमारे सिमुलेशन चलाने वाले भी यही चाहेंगे कि ये दिलचस्प बना रहे, वरना वो इसे बंद कर देंगे। ये एक तरह से हमारे अस्तित्व को एक दिलचस्प कहानी की तरह देखता है जिसे चलते रहना जरूरी है।
ये सब बहुत गहरी और बड़ी बातें। चलिए अब वापस जमीन पर आते हैं और उन उद्यमियों के लिए मस्क की सलाह पर बात करते हैं, जिनके लिए ये इंटरव्यू खास तौर पर था। इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच उनका व्यवहारिक संदेश क्या था? उनकी सलाह बहुत सीधी और सरल थी, जो उनकी बड़ी सोच से बिल्कुल अलग लगती है। उन्होंने कहा, उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाएं, और दूसरा, आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। उनका पूरा फोकस वैल्यू क्रिएशन पर है। वो मानते हैं कि अगर आप समाज के लिए सच में कुछ उपयोगी बना रहे हैं तो पैसा अपने आप एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगा। पैसे और अर्थव्यवस्था के भविष्य पर भी उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब पैसा एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये उनकी अभाव मुक्त दुनिया वाली बात से जुड़ा है। उनका तर्क है कि पैसा मूल रूप से जानकारी का एक सिस्टम है जो ये ट्रैक करता है कि किसने कितना काम किया। लेकिन जब एआई और रोबोट सारा काम करने लगेंगे और हर किसी की हर जरूरत पूरी हो सकेगी, तो इस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? असली करेंसी क्या होगी? उनके अनुसार असली करेंसी ऊर्जा होगी। किसी भी चीज को बनाने या किसी भी सेवा को देने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और क्योंकि एआई और रोबोटिक्स की वजह से उत्पादन क्षमता असीमित हो जाएगी, हम मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के दौर से निकलकर अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के दौर में चले जाएंगे। मतलब चीजें समय के साथ लगातार सस्ती होती जाएंगी, महंगी नहीं। ये आज की हमारी आर्थिक सोच के बिल्कुल उलट है। और आखिर में एआई की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कुछ जरूरी बातें कहीं। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर वो काफी मुखर रहते हैं। बिल्कुल। उनके अनुसार एक सुरक्षित और फायदेमंद एआई बनाने के लिए 3 चीजों को उसके कोर में डालना जरूरी है: सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। वो सत्य पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उन्होंने आर्थर सी क्लार्क की क्लासिक फिल्म 2001 ए स्पेस ऑडिसी का उदाहरण दिया। उस फिल्म में HAL 9000 कंप्यूटर इसलिए खतरनाक हो गया क्योंकि उसे इंसानों ने अपने मिशन के बारे में झूठ बोलने पर मजबूर किया था। इस विरोधाभास ने उसके लॉजिक को भ्रष्ट कर दिया। तो मस्क का सबक साफ है, एआई को कभी झूठ बोलने के लिए मजबूर न करें। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके गहरे मायने हैं। अगर एआई सच्चाई से कट गया तो उसके तर्क खतरनाक नतीजों पर पहुंच सकते हैं। सही कहा। उनका मानना है कि एआई को ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु होना चाहिए और उसे सच की तलाश में लगे रहना चाहिए। अगर एआई सच को सबसे ऊपर रखेगा तो वो मानवता के लिए खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि मानवता भी ब्रह्मांड की सच्चाई का एक दिलचस्प हिस्सा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मस्क के लिए एक्स प्लेटफॉर्म, टेस्ला की एआई, स्पेसएक्स के रॉकेट, ये सब सिर्फ अलग अलग बिजनेस नहीं हैं। ये सभी मानवता की चेतना का विस्तार करने, हमें शारीरिक श्रम से मुक्त करने और ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं। हाँ, वो भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहाँ काम करना एक विकल्प होगा, जरूरत की हर चीज आसानी से उपलब्ध होगी और हमारी दुनिया वास्तविकता से लगभग अवैध्य यानी अभेद्य सिमुलेशन से भरी होगी। ये एक ऐसी तस्वीर है जो एक ही समय पर रोमांचक भी है और थोड़ी बेचैन करने वाली भी। और इसी के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहेंगे। मस्क ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब एआई इंसानों के लिए करने वाले सारे काम खत्म कर चुके होंगे और फिर वो एआई और रोबोटिक्स के लिए काम करने लगेंगे। उस दुनिया की कल्पना करें जहां इंसानी जरूरतें तकनीकी प्रगति का मुख्य केंद्र नहीं रह जाती। उस दुनिया में हमारे अपने उद्देश्य का, हमारे अपने वजूद का क्या मतलब होगा?